बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंट डिपार्टमेंट का आज जूनियर क्लर्क का पेपर सॉल्व करते हैं। ये पेपर कब हुआ था? ये पेपर 1 जून 2025 को हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज द कंडीशनल पीस एग्रीमेंट साइंड बिटवीन यूएस एंड तालिबान। तो ये क्या था? ये कब हुआ था? 29 फरवरी 2020 को हुआ था। ये क्या है? दोहा एग्रीमेंट है। दोहा एग्रीमेंट यहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा। दोहा एग्रीमेंट दोहा में हुआ था, कतर में हुआ था। कतर में हुआ था, कतर के कैपिटल दोहा में हुआ था। तो वहां पे इसी वजह से इसका नाम रखा गया। अब ये क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? तो इसका रीजन ये था कि यूएसए की जब बात करते हैं, यूएसए में जो 9/11 का इंसिडेंट हुआ था, 9/11 के इंसिडेंट की जब बात करते हैं, यूएसए वाले मंथ को पहले लिखते हैं। मंथ को क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। तो ये 9 जो है ये मंथ को ज़ाहिर कर रहा है सितंबर को, और 11 जो है ये डेट है। 11 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ग्राउंड जीरो, या फिर इसका नाम क्या है, ट्विंस टावर पे हवाई जहाज टकराते हैं। जब टकराते हैं तो यूएसए क्या करता है? सारा इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर डाल देता है कि अफगानिस्तान ने या तालिबान ने कराया है। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद अगले माह अक्टूबर 2001 को यूएस फोर्सेस और नेटो फोर्सेस ये क्या करती हैं? ये अफगानिस्तान आ जाती हैं। और जब अफगानिस्तान आती हैं तो फिर यहां पे क्या होती है? अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन जारी होता है तालिबान के खिलाफ। तो फिर वहां पे लड़ते आखिरकार क्या होता है? आखिरकार यूएस से ये जंग हार चुका होता है। तो 29 फरवरी 2020 को ये एक एग्रीमेंट करके यहां से निकलता है। और जब यहां से एग्रीमेंट करके निकलता है तो उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? दोहा एग्रीमेंट कहा जाता है। अब इस दोहा एग्रीमेंट की जब बात करते हैं तो इसका एक और नाम भी है जो कि एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। वो क्या है? एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान, ये इसका नाम है। ये इसका दूसरा नाम है। अब इनमें से अगर देखें तो ये कौन शख्सियत है और ये कौन शख्सियत है? तो या क्वेश्चन ये बनता है कि यूएसए की तरफ से कौन था रिप्रेजेंटेटिव और अफगानिस्तान की तरफ से कौन था? अफगानिस्तान से मुराद यहां पे तालिबान है, क्योंकि ये तालिबान के साथ एग्रीमेंट हुआ था। अफगानिस्तान भी पेपर में दे सकता है, तालिबान भी दे सकता है, क्योंकि इस टाइम मौजूदा तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर। तो इसी वजह से घबराना नहीं है। तो यहां पे तालिबान भी आप याद कर ले, तालिबान भी आपको पता होना चाहिए। तो यूएसए की तरफ से कौन था? यूएसए की तरफ से जल्मे खलील जाद था। और तालिबान की तरफ से याद रखिएगा ये शख्सियत जो है, ये शख्सियत क्या है? अब्दुल गनी ब्रदर है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, या मुल्ला ब्रदर भी देगा, या मुल्ला ब्रदर भी पेपर में दे सकता है। तो फिर इसके बाद अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है असल में इस एग्रीमेंट में जो अहम किरदार अदा किया वो किसने किया? वो पाकिस्तान ने किया। क्योंकि पाकिस्तान और कतर दोनों याद कर लें, क्योंकि कतर में मुआहदा हुआ था। तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। और जब ये एग्रीमेंट होता है तो इस एग्रीमेंट को वेलकम कौन करता है? वेलकम्ड बाय कौन करता है? तो सबसे पहले पाकिस्तान ने किया, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें अहम किरदार अदा किया। इसके बाद फिर अगर बात करें रशिया ने भी कहा था कि अच्छा कदम है। और उसके साथ साथ चाइना, याद रखिएगा ये 3 मुल्क आपको पता हूं, ये 3 मुल्क क्या करते हैं? इस एग्रीमेंट का खैर मकदम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हफीज जलंधरी इज बरीड इन। हफीज जलंधरी जो है ये लाहौर में दफन है। अब हफीज जलंधरी कौन है? अब क्वेश्चन ये भी आता है, एक तो ये पोएट है, शायर है, उसके अलावा क्या कौन है? उसके अलावा याद रखिएगा हफीज जलंधरी साहब जो हैं इन्होंने पाकिस्तान का, अपने प्यारे पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखा। नेशनल
एंथम लिखा। नेशनल एंथम किसने लिखा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का नेशनल एंथम लिखने वाले कौन है? यही हफीज जलंधरी है। अब हफीज जलंधरी की अगर बात करें तो याद रखिएगा ये पैदा कब हुए? तो ये जनवरी 1900 में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? जलंधर में। जलंधर जो है ये उस टाइम पंजाब एक ही हुआ करता था, तो जलंधर जो है वो उस टाइम पंजाब में आता था। अब ये कब पैदा हुए? जनवरी 1900 में पैदा हुए। अब ये फौत कब होते हैं? ये फौत कब हुए? ये दफन तो लाहौर में, दिसंबर 1982 में ये फौत हुए। कब फौत हुए? दिसंबर 1982 में ये फौत हुए। फिर इसी से याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं नेशनल एंथम का, कि इन्होंने नेशनल एंथम लिखा पाकिस्तान का, फिर यहां पे याद रखिएगा ये जो नेशनल एंथम इन्होंने लिखा ये कौन सी किताब में लिखा? तो ये किताब का नाम है चिरागे साहिर। और फिर इनके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि हफीज जलंधरी साहब ने एक किताब लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, पेपर में वो पूछता है ये किताब किसने लिखी? तो शाहनामा इस्लाम जो है वो भी किसने लिखी? वो भी हफीज जलंधरी साहब ने लिखी। अब जरा बात करते हैं इस नेशनल एंथम की। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है इसकी बात करते हैं। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है इसकी बात करते हैं। तो याद रखिएगा ये कौमी तराना जो है, कौमी तराना, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कितने स्टैंजा है? कितने स्टैंजा? तो इसमें 3 स्टैंजा है। इसमें लाइंस कितनी है? 15 लाइंस हैं टोटल। कितनी लाइंस हैं? 15 लाइंस हैं। और फिर इसमें याद रखिएगा क्वेश्चन ये आता है लफ्ज पाकिस्तान कितनी मर्तबा आया है? लफ्ज पाकिस्तान 1 मर्तबा आया है। लफ्ज पाकिस्तान कितनी मर्तबा है? लफ्ज पाकिस्तान 1 मर्तबा आया है। और ये जो कौमी तराना है हमारा पाक सरजमीन, तो याद रखिएगा ये सारा का सारा जो है वो फारसी जबान के अंदर लिखा हुआ है। सिर्फ इसमें एक लफ्ज जो है वो उर्दू का है। एक लफ्ज जो है वो उर्दू का है। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि कौमी तराना, जब हम बात करते हैं इस कौमी तराने की, तो इसको कंपोज किसने किया? कंपोज अहमद जी छागला इसने कंपोज किया। और फिर याद रखिएगा ये जो हमारा कौमी तराना है, नेशनल एंथम है, बड़ा खूबसूरत है, इसकी जो धुनें है बड़ी खूबसूरत है। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि कौमी तराना का टोटल ड्यूरेशन कितना है? टोटल ड्यूरेशन 1 मिनट 20 सेकंड है, या पेपर में 80 सेकंड भी दे सकता है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एक क्वेश्चन से रेलिवेंट हैं। ये सारे आपको करने पड़ेंगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हेन वाज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फाओ कहा जाता है, एस्टैब्लिश्ड, ये कब बनाई गई? ये 1945 में बनाई गई। कब बनाएगी? 1945 में बनाएगी। और मंथ भी याद रखिएगा कौन सा मंथ है? अक्टूबर है। कौन सा मंथ है? अक्टूबर। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है। रोम का है? रोम जो है वो इटली में है। इटली में। अब याद रखिएगा जब इसको बनाया गया फाउंडेड एट, क्वेश्चन ये बनता है कि फाउंडेड एट कहां पे हुआ? तो ये कनाडा में हुआ। कहां हुआ? कनाडा में। कनाडा में इसकी बुनियाद रखी गई थी। हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर है। पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया? पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया? तो पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था सितंबर 1947 को। पाकिस्तान जब बना था तो उससे अगले मंथ पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज मोस्टली बेस्ड ऑन, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। आप बचपन से पढ़ते हैं पाकिस्तान ज़राअत के मामले में खुद कफील है, तो इसी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्को पोलो रीच्ड चाइना। मार्को पोलो जो है ये चाइना भी पहुंचा था। ये एक ट्रैवलर था, ट्रैवलर। और ये कब पहुंचा? 1275 में चाइना पहुंचा था। और मार्को पोलो कहां का रहने वाला था? इटालियन था। इटली का बाशिंदा है। या इसकी इटली ना दे तो फिर इटली की बजाय वेनितियान
वेनितियान देगा। वेनितियान जो है वो मोस्टली आजकल इटली में शुमार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटो हैव हाउ मेनी मेंबर्स। नेटो के मौजूदा जो मेंबर्स हैं वो 32 हैं। नेटो के मौजूदा मेंबर्स कितने? 32 हैं। अब जरा इस बात करते हैं नेटो की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो कब बनी? नेटो बनी गई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में, ब्रसेल्स बेल्जियम में है। फिर इसके बारे में याद रखिएगा, ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। फिर इसी से एक क्वेश्चन और भी बनता है नेटो का, इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? इसके फाउंडिंग मेंबर्स जब ये बनाई गई तो इस टाइम इसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे वो 12 थे। कितने थे? 12 थे। और फिर इसी के बारे में याद रखिएगा, इसकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक इंग्लिश है और दूसरी जो है वो फ्रेंच है। इंग्लिश और फ्रेंच जो है इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। फिर इसी के बारे में याद रखिएगा, जब हम इसी की बात करते हैं तो नेटो की जब बात करते हैं, नेटो के ये जो 32 मेंबर्स है ना, 32 मेंबर्स, इनमें से 2 मेंबर जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। कौन कौन से? एक यूएसए और दूसरा कनाडा। जबकि इसके 30 मेंबर जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट से। वो कहां से? वो यूरोप कॉन्टिनेंट से। फिर इसी नेटो की जब बात करते हैं, लास्ट मेंबर इसका कौन सा है? लास्ट मेंबर इसका स्वीडन है। स्वीडन ने 2024 में इसको ज्वाइन किया था। स्वीडन ने कब ज्वाइन किया था? 2024 में इसको ज्वाइन किया था। अब याद रखिएगा कि जब हम इसके बात करें सेक्रेटरी जनरल की, इसका सेक्रेटरी जनरल की, तो इसके सेक्रेटरी जनरल के बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो मार्क रूते है। मार्क रूते जो है इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश प्लेट्स आर फिक्स्ड इन रेल ट्रैक्स टू। तो ये जॉइंट 2 रेल्स, ये जो 2 रेल की पटड़ियां होती है ना, आपने भी देखा होगा अक्सर। देखो कैसे ये रेल की पटड़ी जा रही है, ऐसे आपको तो ऐसे लगता है कि ये क्या है, ये आपस में जुड़ी हुई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पे इनके दरमियान क्या होता है? इनके दरमियान खला होता है। मैं आपको इस तरह से बना के दिखाता हूं, ये खला होता है। ये खला क्यों रखा जाता है? क्योंकि गर्मियों में ये फैलती हैं पटड़ियां। और फिर यहां पे याद रखिएगा, अब ये खला तो है, इस खला को जोड़ने के लिए अगर आप कभी देखें तो यहां पे एक क्या लगे होते हैं? फिश प्लेट्स लगी होती है। क्या लगी होती है? फिश प्लेट्स। इनको फिश प्लेट्स कहते हैं, जो इनको आपस में कनेक्ट करती हैं, इनको आपस में जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स किस कंट्री के पास हैं? तो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स जो हैं वो यूएसए के पास है। किसके पास है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2024 की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट सेलिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर सेल होता है वो कौन सा? वो डॉन है। डॉन न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was awarded the Nobel Peace Prize in 2001? तो कोफी अनान। कोफी अनान कौन था? ये सेक्रेटरी जनरल था किसका? यूएनओ का। और ये कहां से था? रैंकर स्टाफ से था। रैंकर स्टाफ से। फर्स्ट रैंकर स्टाफ जो था वो यूएनओ का यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल था, यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल जो रैंकर स्टाफ से था वो कौन था? वो यही कोफी अनान था। कोफी अनान का तल्लुक कहां से? कोफी अनान का तल्लुक जो है ये घाना से। अब ये रैंकर स्टाफ क्या होता है? रैंकर स्टाफ ये होता है वो उस यूएनओ में काम करता था निचली पोस्टों पे, फिर वहां से तरक्की करते बड़ी पोस्ट पर पहुंचा था।
तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन डिड यूएस ट्रूप्स लीव इराक, तो ये कब इन्होंने इराक को लेफ्ट किया? 2011 के अंदर लेफ्ट किया। अगर हम बात करें असल में इन्होंने लेफ्ट करना शुरू किया, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन्होंने शुरू कब किया था, तो इन्होंने शुरू किया था दिसंबर 2007 में। इन्होंने कब शुरू किया था? दिसंबर 2007 में छोड़ना शुरू किया था। लेकिन कंप्लीट कब होता है? कंप्लीटली तौर पे ये कब करते हैं, कंप्लीटेड कब हुआ? तो ये दिसंबर 2011 में हुआ। तो दिसंबर 2011 में यूएस फोर्सेस क्या करती है? यूएसए फोर्सेस इराक को लेफ्ट करती हैं। और एक टाइम ऐसा भी था कि यहां पे 1,79,000 से भी ज्यादा फौजी थे यूएस फोर्सेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्जिद वजीर खान। मस्जिद वजीर खान कहां है? लाहौर के अंदर है। इसी तरीके से क्वेश्चन ये आता है मस्जिद मोहब्बत खान कहां है? मस्जिद मोहब्बत खान जो है ये पेशावर में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। परवेज मुशर्रफ केम इनटू पावर इन विच ईयर? तो मोस्टली अगर देखा जाए ना, यहां पे उसने सदर की भी बात नहीं की, क्योंकि आगे चल के परवेज मुशर्रफ साहब सदर भी बनेंगे, आगे चल के फिर परवेज मुशर्रफ साहब सीईओ भी बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर इसी तरीके से अब उसने सिर्फ इतना कहा है, क्या कहा है कि परवेज मुशर्रफ केम इनटू पावर। तो वो कब आए थे? 1999 में आए थे। कब आए थे? 1999 में आए थे। परवेज मुशर्रफ के ऊपर ऑलरेडी सी यूट्यूब के ऊपर एक वो भी बना हुआ है, लेक्चर भी बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसकी डेट ऑफ डेथ कब है, ये कब फौत हुए? तो ये 5 फरवरी 5 फरवरी याद करने का तरीका, 5 फरवरी कश्मीर का डे हम मनाते हैं, तो 5 फरवरी 2023 दुबई के एक हॉस्पिटल के अंदर क्या होते हैं? ये जेर इलाज होते हैं, तो वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश? लास्ट वायसराय की बात कर रहे हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन क्या है? लास्ट वायसराय है। किसका? ब्रिटिश इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम गॉट द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम द ईयर 1909। अगर इसकी बात करें तो ये कौन से रिफॉर्म्स थे? ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थे। वायसराय और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया ने मिलके क्या किया था? मिलके ये रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया था, जिसमें मुसलमानों का जो मुतालबा था सेपरेट इलेक्टोरेट का वो तस्लीम किया गया। लेकिन कांग्रेस अभी नहीं करेगी, कांग्रेस आगे चल के करेगी। कब? लखनऊ पैक्ट के दौरान। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन 1857। ये कहां से स्टार्ट हुई थी? मीरठ से स्टार्ट हुई थी। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? मीरठ से था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टैब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़? तो ये सर सैयद अहमद खान साहब थे। अब इसकी अगर मैं बात करूं ना, ये असल में क्या था? ये असल में शुरू में MAO हाई स्कूल था। ये क्या था? MAO हाई स्कूल था। ये कब बनाया गया? 1875 में बनाया गया। इसके 2 साल बाद इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और फिर यानी कि 2 साल बाद का क्या मतलब है? 1877। और फिर याद रखिएगा, यही आगे चल के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनता है। यही आगे चल के क्या बनता है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनता है। कब बनी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी? 1920 में। तो ये 3 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली इन विच ईयर? हुमायूं ने दिल्ली को रिकैप्चर्ड कब किया था? 1555 में किया था। फिर इसके बाद आगे चल के ये अगले साल क्या होता है? अगले साल फौत हो जाता है। तो इसके बाद अगला हुक्मरान कौन बनता है? वो अकबर द ग्रेट बनता है। अकबर द ग्रेट, ये इसका बेटा था। अकबर हुमायूं का बेटा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साल्ट माइन इन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो खेवड़ा है। जबकि दुनिया की अगर बात करें तो वो सिफ्टो साल्ट माइंस है। कौन सी है? सिफ्टो साल्ट माइंस, जो कहां है? जो कनाडा में है। कहां है? कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालेगार डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो ये
चनाब रिवर पे। कौन से रिवर पे? चनाब रिवर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशगर इज अ सिटी इन विच कंट्री? काशगर जो है ये चाइना में वाक़ है। कहां है? चाइना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील इज अ मिक्सचर ऑफ, स्टील जो है ये आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। स्टील किसका मिक्सचर है? आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। और ये कार्बन की जब बात करें तो कार्बन 20% होता है। कार्बन कितना होता है? 20% होता है। इसी तरीके से और भी एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है, क्या पूछ रहा होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा होता है कि स्टेनलेस स्टील इसके बारे में पूछ रहा होता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिक्सचर है? तो वो आयरन, एक तो आयरन याद रखिएगा, फिर इसी तरीके से आयरन के बाद क्रोमियम और फिर इसके बाद याद रखिएगा निकेल। तो स्टेनलेस स्टील इनका मिक्सचर होता है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा ब्रास का भी पूछता है। ब्रास किसका है? ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स एंड प्लांट्स बरीड अंडर सॉइल फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। ये क्या कहलाते हैं? फॉसिल्स कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज ऑफ यूवी कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज कास्ड, ये क्या कास्ट करती है? स्किन कैंसर क्या करते हैं? काज करती हैं। या स्किन डिजीजेस, स्किन की जो बीमारियां उसको ये क्या करती हैं? उसकी वजह बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटर देन ये इस तरह का साइन इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन। ग्रेटर देन साइन इज द एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो है वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? तो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। व्हाई व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? तो याद रखिएगा यहां पे सीपीयू की जब बात करते हैं तो सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है एएलयू। कंट्रोल यूनिट जो है, कंट्रोल यूनिट ये कंट्रोल कर रहा होता है। ये क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। मैं आप ही की मिसाल से आपको समझाता हूं। ये जो इंसान है, हम इंसान है, इनका कंट्रोल यूनिट कौन सा है? आप सब कहेंगे कि साथ दिमाग है। दिमाग नहीं है कंट्रोल यूनिट इसका दिल है। दिल क्या कर रहा है? दिल 24 घंटे पंप कर रहा है। 24 घंटे, एक सेकंड भी ये आराम नहीं करता। ये पूरी बॉडी में आपकी ब्लड को सप्लाई करता है और चेक करता है कि कहां पे ब्लड जा रहा है, कहां पे नहीं जा रहा। तो ये आपका कंट्रोल यूनिट है। तो इसी वजह से, इस कंट्रोल यूनिट की वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इस कंट्रोल यूनिट की वजह से सीपीयू को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। अब एएलयू की बात करते हैं तो ये क्या है? ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट से क्या मुराद है? अरिथमेटिक से मुराद ये है कि आपने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस तरह का जो भी काम है वो ये वाला पार्ट करता है। और जब आपका माइंड ये काम करता है, अब आपको ये समझ आ रही होगी माइंड में आप क्या करते हैं? यही कैलकुलेशंस वगैरह तो कर रहे होते हैं, सोचने समझने की सलाहियत होती है आपके दिमाग के अंदर। फिर लॉजिक क्या है? लॉजिक में आप ये चेक करते हैं कि ग्रेटर है या लेस है या इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है या नॉट ग्रेटर देन है या नॉट लेस देन है। मतलब इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे ये कर रहा होता है। तो इसी वजह से इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंक्रीज फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन। तो इसको प्रेस करोगे तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज अलाउड इन जीमेल? जब आप जीमेल पे काम कर रहे होते हैं, किसी को मेल सेंड करनी है, किसी को फोटो करना है, कुछ भी करना है, तो कम से कम 25 MB तक आपको क्या देता है? 25 MB तक अटैचमेंट साइज देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की 400 तक है मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम 10% है। मिनिमम कितनी है, 10% है। ये तो पावर पॉइंट की बात होगी। अगर एक्सेल की बात करें, एक्सेल की भी सेम है, मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 400 है। अच्छा बाय डिफॉल्ट कितनी है, बाय डिफॉल्ट कितनी है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 100% होती है। वो कितनी होती है, वो 100% होती है। अगर एमएस वर्ल्ड की बात करें, एमएस वर्ल्ड की बात करें तो इसकी मिनिमम 10% है और मैक्सिमम 500 है। मैक्सिमम कितनी है, 500। और इसकी भी बाय डिफॉल्ट कितनी है, इसकी भी बाय डिफॉल्ट जो है वो कितनी है, वो 100% है। तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहले जैक किलबाई ने किया था। किसने, किलबाई ने। लेकिन पेपर में इसका ऑप्शन नहीं देता, वो किसका देता है, वो रॉबर्ट नॉइस का देता है। तो आपको दोनों याद होने चाहिए, दोनों। बाज जगहों पे मिलते हैं, दोनों ने मिलकर बनाया था। बाज जगहों पे मिलता है जैक किलबे ने बनाया था, लेकिन रॉबर्ट नॉइस भी पेपर में देता है, ये नहीं देता। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल एक्स कट करता है। कंट्रोल एक्स क्या करता है, कट करता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। डिफॉल्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट इन एमएस वर्ड कौन सा है, वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि देखो ये आपके पास एक पेज है, आपके पास पेज है। जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो इस लेफ्ट साइड से सारे जो टेक्स्ट होता है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होता है। अगर आप इधर से देखें, इधर से कोई लाइन का टेक्स्ट यहां पे खत्म हो रहा है, कोई इधर खत्म हो रहा है, कोई यहां पे खत्म हो रहा है, कोई इधर खत्म हो रहा है, कोई यहां पे। मतलब कहने का ये कि इस साइड पे, लेफ्ट वाली साइड की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो इसी वजह से ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 54 is subtracted from 3 times a certain number, 3 times a certain number से 54 को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और उसके बाद क्या कर रहा है, द रिजल्ट इज 36। रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट 36 आ रहा है। रिजल्ट कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो अब देखो 3x इज इक्वल टू 54 इधर आके जमा हो जाएगा और 36 पहले से मौजूद था, कितना होगा 90। तो x यहां से हमने फाइंड करना है, x कितना आ जाएगा, x हमारे पास 30 आ जाएगा। तो इस 30 को हमने क्या करना है, देखो क्वेश्चन को समझो। इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, हमने कहा कि लेट सर्टेन नंबर x है तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3x, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 54। तो आगे क्या है, वो कितने के इक्वल आना चाहिए, 36 के। तो इस तरीके से करोगे तो नंबर आपके पास क्या आएगा, नंबर आपके पास 30 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इफ a/b इज इक्वल टू 2/3 एंड b/c इज इक्वल टू 4/7 एंड द टोटल अमाउंट 4,10,000, व्हाट इज द b शेयर। b शेयर हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो जो इनमें कॉमन है उसको सेंटर में रखो, b कॉमन है, b सेंटर में आ गया। और उसके बाद a को इस साइड पे लिखो और c को उस साइड पे लिखो। अब इसमें देखो ये a/b कितना है, 2/3 है। अब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, यानी कि जो जैसे तरतीब में आ रहा है वैसे ही लिखोगे उसको। अब ये हो गया। अब b/c है। अब b/c यहां पे नहीं लिख सकते, नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो b/c कितना है, 4/7 है। कितना है, 4/7 है। अब यहां पे देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूने 8, 8/4 3 12 और इसी तरीके से 7 3 कितना बनता है, 21। ये आपके पास a/b/c आ गया। अब इसका एक ट्रिक लास्ट में क्या करना है, आपने इन तीनों को जमा करना है। इन तीनों को जमा करो। 8 और 12 कितना होता है, 20 होता है। 20 में 21 जमा करो, कितना होता है, 41 होता है। कितना होता है, 41 होता है। अब 41 को नीचे लिखो और ऊपर जिसका शेयर आपको चाहिए, b का चाहिए। तो b कितना है, b 12 है। b कितना है, 12 है। इसको मल्टीप्लाई करो टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट कितनी है,
10,000, 4,10,000, ये 41 है, 41 को जब इससे करेंगे तो कितना आएगा, यहां पे 10,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10,000, और 10,000 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000 आएगा, कितना आएगा, 1,20,000 इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो यहां पे स्पिल्ट मिल्क आएगा, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इडियम किक द बकेट मींस, किक द बकेट का क्या मतलब है, टू डाई, टू डाई, और सिनोनिम ऑफ रेक, रेक तबाह बर्बाद करना, रेक का सिनोनिम क्या बनता है, रूइन बनता है, रेक का सिनोनिम क्या बनता है, रूइन बनता है।